नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से तारक श्रीवास्तव जी, जो कि पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जिला केशवपुरम से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे आपका भी सर। सर, मैं आपसे पहला सवाल कर लूँगा। अभी आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा जिला केशवपुरम से। पहले आप अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपनी टीम को बहुत बहुत आभार, और ख़ास करके जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी नीरज तिवारी जी और भाई अनुज सिंह जी, उन दोनों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा जी और इतने कम समय में मुझे समझा बिल्कुल। और मुझे यहाँ तक लेके आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आगे की जैसे क्या रणनीति रहेगी? अब आप पूरी टीम अभी जो बनी है, नई गठन हुई है अनुज जी के द्वारा, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए सर, रणनीति के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे दिल में जो भावना रही ना शुरू से, एक पूर्वांचल कहीं ना कहीं मेरे दिल में धड़कता है और उसके लिए मैं हमेशा कार्यरत रहता हूँ। छोटे छोटे जो फंक्शंस है वो मैं कर करके लोगों को जोड़ता रहता हूँ। जैसे कि अभी सरस्वती पूजा गया है हमारा, कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों की गैदरिंग रही थी। अभी कल की बात है। और मैंने इनको ये भी बताया है कि मैं अपने कार्यकाल में 10 ऐसे बड़े बड़े फंक्शन करूँगा जो अपने खर्चे पे करूँगा, अच्छा अच्छा। अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के लिए, पूर्वांचलियों को जोड़ने के लिए। पूर्वांचलियों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें भी करने जा रहा हूँ जो अपने एनजीओ के माध्यम से। ओके। क्योंकि देखिए, कोई हम ऐसे जीते हुए वोट से नहीं बने हैं, हम मनोनीत हैं। बिल्कुल। तो हमारे अधिकार क्षेत्र में इतना तो नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ। बिल्कुल। जो हमें काम देती है टीम, वो काम हम करते हैं। बट अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से एफर्ट लगा सकते हैं अपने एनजीओ के जरिए, या कैसे कैसे करके हम लोगों तक पहुंचने की, अपने पूर्वांचली लोगों को जोड़ने की और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाने की मैं प्रयास हमेशा करता हूं और अभी भी कर रहा हूं। आज भी मेरे पास 250-300 बच्चे पूर्वांचली लोगों के पढ़ रहे हैं। ओके। एनजीओ द्वारा मतलब किस नाम से एनजीओ आपकी? मेरी एनजीओ है ज्ञान एक विद्यापीठ एसोसिएशन। अच्छा, कितने समय से चलती आ रही है? ये तो 13-14 साल हो गए जी। तो इस पे आप मतलब मेन एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं? एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, और हमारे ऐसे बच्चे हैं जैसे कि मेट्रो पिलर्स हो गए, मंदिर हो गए, जहाँ मंदिरों के सामने बैठे होते हैं। ऐसे अभी देखिए, जैसे हम जहाँ पार्क में खड़े हैं, आप दिन में होते ना, तो कई ऐसे लावारिस बच्चे होते हैं जो माँ बाप काम पे चले जाते हैं और बच्चों को पार्क के भरोसे छोड़ जाते हैं, और वो यहीं पल बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं और एक बच्चे की जिम्मेदारी लग जाती है वो तीनों बच्चों को देखने की, संभालने की। इस तरह जो वो बड़ा होता है वो हमेशा ही अनपढ़ रह जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे कहीं ना एक दर्द हुआ कि नहीं, महसूस हुआ कि भाई ऐसा है, मुझे उन तक पहुंचना है, उन लोगों तक पहुंचना है। और अभी 10 बच्चे मुझे यहाँ दिखे, हमारा टीचर यहाँ भी प्रोवाइड है। अच्छा। हाँ, हमें टीचर की कमी नहीं है। सारे 12वीं क्लास के बच्चे, ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट, सारे हमारे टीचर हैं। हम बस उन्हें जिम्मेदारी देते हैं कि भैया ये 1 घंटा इन बच्चों की सेवा करनी है, और तुरंत वो अवेलेबल हो जाते तो हैं। इस तरह से आप पूरे क्षेत्र में, जैसे अधिकतर कई जगह ऐसे भी हैं जो दिल्ली में जो बच्चे मतलब भीख मांगते हैं बत्तियों पे, तो इस तरह से आप अवेयरनेस कर रहे हैं पूरे दिल्ली में? इस तरह अवेयरनेस कर रहा हूँ उन लोगों को, और उनको हम पढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ज़्यादा नहीं, उनके पेरेंट्स से या उनके आसपास से उनको समझा के भी उन लोगों को हम ये कोशिश करते हैं कि आप मुझे 1 घंटा समय दो और आप पढ़ो। स्टडी मटेरियल हम खुद देते हैं उनको। स्टडी मटेरियल के साथ साथ क्या होता है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब पढ़ने के बाद वो बच्चा थोड़ा हिंदी इंग्लिश पढ़ने लग जाता है, तो फिर उसके अंदर अपने आप ही एक भावना जग जाती है। और स्कूलों से बात करके और निगम प्रतिभा में, नगर निगम में, जगह जगह कई सारे बच्चों, सैकड़ों बच्चों को तो अभी हमने इस साल दाखिला कराया है जी। बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप सर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, लगभग कितना समय से आप जुड़े हैं भाजपा में? देखिए, भाजपा में तो मेरा ये 3रा साल है। भाजपा में मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इन्होंने मुझे देखा, इतनी कम समय में मुझे यहाँ तक ये लेकर के आए, तो कुछ जिम्मेदारी मिली है, तो कुछ सोच के मिली है। इन्हें पता है कि मैं रात दिन एक पैर पे खड़े रहने वाला इंसान हूँ। आज भी मेरा कोई भी पूर्वांचली रात को 1 बजे भी मुझे फ़ोन करता है, किसी कारण बस कोई एलिगेशन लगा हो, कहीं थाने से ही फ़ोन करता है कि भैया यहाँ किसी कारण से हम फंसे हुए हैं और हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं उसी समय, मेरी बाइक की चाबी मेरे जेब में रहती है, मैं उसी समय वहाँ पहुँच जाता हूँ। जितना मेरे से मदद होता है करने की कोशिश करता हूँ। थाने में लोग बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर फ़ोन घुमाता हूँ और मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके साथ साथ बैठे रहता हूँ। सोल्यूशन कर देते हैं उन चीज़ों को आप? जी बिल्कुल।
तो कहाँ से प्रेरणा आई सर आपको इन सब चीज़ की, जो अभी सेवा जो भाव कर रहे हैं आप? सर प्रेरणा की जब आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा दयनीय है वो हमारे बिहार के और पूर्वांचल के लोग हैं। ये पीड़ा जो है ना, मैं जीता हूँ। हर वर्ष कम से कम 20 जिला को कोसी नदी बहा देती है, ठीक है। और आप तो मीडिया वाले हैं, आपने कभी सुना है कि हमारे बिहार में कोई फांसी खा के मर गया? नहीं। हम लोग एक गृह बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, जाते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, घर बसाने की कोशिश करते हैं, फिर कोई आपदा आती है, मरते नहीं हैं, फिर अपने बच्चों को उठाते हैं, फिर शहरों में आते हैं, फिर लोगों के यहाँ चूल्हा कटका करते हैं, फिर जीने की कोशिश करते हैं, फिर एक घर बनाते हैं। बिल्कुल, अधिकतर ये इस तरह के हालात जैसे बिहार और यूपी साइड में जो देहातों में इस तरह से जो आपदा आती है ना, तो इसी पे आप बात कर रहे तो कुछ चीज़ों पे क्या है ना कि परमानेंट सोल्यूशन वहाँ की गवर्नमेंट करती नहीं है। इस वजह से लोग हमारे जगह जगह धक्के खाते हैं और उनका कोई नहीं यहाँ पे, हजारों की तादाद में है, बोलने वाला कोई नहीं है उनके लिए, सोचने वाला कोई नहीं है उनके लिए, बात करने वाला कोई नहीं है उनके लिए। बिल्कुल। तो हमारे जो पूर्वांचल मोर्चा की जो टीम है, सब लोग हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि अपने लोगों को किस तरह से मदद करें। और अभी जो अनुज जी की टीम बनी है वो सारी युवाओं की टीम है। बिल्कुल। वो जो है ये सोचे कि आंखों में नींद नहीं रहती है, बस ऑर्डर के इंतज़ार रहता है कि भैया यहाँ जाओ और फटाफट ये सेवा करो, जितना कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग एक मनोनीत पद है, हमारे हाथ में कुछ ही नहीं होता, लेकिन सेवा तो कर सकते हैं, मदद तो कर सकते हैं। तो सवाल मेरा ये भी है, जैसे चुनाव नज़दीक है, तो अभी जो 22 जनवरी को लेके राम मंदिर का जो मुद्दा उठा इस बार, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेके इस बार मोदी जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जब काम किया है मोदी जी, चुनाव तो लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो तो लड़ने की जरूरत भी नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है। लोगों को पता है कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, कई लोगों ने बलिदान दिया, लोगों पे गोलियां चलवाई गई, बस बड़ी बड़ी बातें होती थी, सांत्वना दी जाती थी। अगर किसी के कार्यकाल में ये काम हुआ है तो वो है मोदी जी, तो क्यों नहीं बोलेंगे जी। तो महंगाई पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं सर महंगाई क्या है ये बताइए। लगातार देखो ना, आप सब्जियों के दाम देख लीजिए सर, 900 रुपये सिलेंडर जा रहा है। जो रोजाना कमाने खाने वाला है, जो 15,000 रुपये महीना कमाने वाला है, क्या वो कर पाएगा गुजर बसर इतनी महंगाई में? ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई है कि 900 रुपये सिलेंडर जा रहा है। तो मैं इस मुद्दे पे बता रहा हूँ कि जिसको 900 रुपये के सिलेंडर ज़्यादा चुभता है ना, उसको बस कुछ नहीं करना है, थोड़े दिन पाकिस्तान में रह ले, श्रीलंका में रह ले, बांग्लादेश में ही रह ले। भाई साहब, हमारे पास जो जनसंख्या है ना 120 करोड़ की से ऊपर की जनसंख्या है, और ये जनसंख्या छोटे बड़े देशों को लगा के 80 देशों की बराबर जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या को खिलाते हुए तो जनसंख्या को आप जिम्मेदार ठहराते हैं महंगाई का? नहीं, महंगाई का जिम्मेदार तो देखिए जनसंख्या को नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा सिस्टम चलाना आसान नहीं है, ठीक है, और फिर भी इतना कंट्रोल है। मेरा कहने का मतलब ये था कि दूसरे देशों में जाइए जहाँ 20-20 करोड़ की जनसंख्या है, बिल्कुल सर, और वो भूखे नंगे घूम रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। आज इतने सरकार जिम्मेदार है सर। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी गेहूं चावल फ्री में दे रहे हैं ना, भूखे तो नहीं मर रहे हैं ना जी, कहाँ से आ रहा है? तो मतलब गुजर बसर हो जाएगा सर ये गेहूँ चावल में? देखिए, गेहूं चावल में गुजर बसर नहीं, तो एजुकेशन पे काम हो रहा है। और रह गई बात कि एक समय था, मैं खुद जब आया था तो 2-3 हज़ार रुपये सैलरी हुआ करता था, अब सैलरी भी 5-6 गुना बढ़ गया है, लोगों के तनख्वाह भी तो 5-6 गुना बढ़े हैं। मानते हैं आप? और हाँ बिल्कुल सर, जहाँ पहले 3-4-5 हज़ार रुपये में लोग नौकरी करते थे, गवर्नमेंट ने भी एक निर्धारित आय तय कर रखा है, 18,000 कुछ रुपया तय कर रखा है। हाँ, जब ये मानक तय है तो इसमें मोदी सरकार कहाँ से जिम्मेदार है, एक बात बताइए हैं? जब ये मानक तय है तो उन लोगों पे दबाव डालना चाहिए, दिल्ली की गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, कंपनियों की इन्फेक्शन करवाना चाहिए, ठीक है ना, कि वहाँ पे वर्कर्स को क्या सैलरी मिल रही है। 8-8-9-9 हज़ार में बेचारे सिक्योरिटी गार्ड 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। ये तो दयनीय अवस्था दिल्ली गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, कि इस दयनीय अवस्था में पूर्वांचली और लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। एक बड़ी विडम्बना है सर, मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ तो बीजेपी की है ही है, लेकिन जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे कुछ भी हो दोषी मोदी है। अच्छा। कैसे भाई? आप अपने राज्य सरकार से बात करो ना, अगर महंगाई के मुद्दे पे बात करो, दिल्ली की महंगाई के मुद्दे पे बात करो तो केजरीवाल से बात करो,
ठीक है ना। किसान आंदोलन में क्या कहेंगे? लगातार आज देख रहे हैं आप पंजाब और यूपी से जो दिल्ली आगमन हो रहे हैं, किसान आंदोलन में क्या कहेंगे आप सर? अरे सर, आपको भी पता है और सबको पता है, इलेक्शन को देखते हुए ये आंदोलन जो है फिर से ये सब बैठ रहे हैं। तो इलेक्शन का मुद्दा आप कहते हैं? हाँ, ये मुफ्त की रोटियां चलेगी। और बैठता भी कौन है? जो बेरोजगार है बेचारे, खाली अभी खेतों तो के कामों को निपटा करके फसलों को मंडी पहुंचा के अब बैठेंगे 2-4 महीने। देश में पाकिस्तान और भारत में किसान आज तक संतुष्ट नहीं हुई है। चाहे कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो। कोई 6,000 रुपये देता था क्या साल का? है आज किले के हिसाब से तुम्हें 6,000 रुपये मिल रहा है। अरे कुछ तो मिल रहा है। मोदी आया तभी तो दे रहा है। 70 साल से क्या मिला? 6 रुपये भी दिया किसी ने आपको? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको सर? बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी आ रही है। क्यों लग रहा है आपको? 25 साल से आप दिल्ली बनवास काट रहे हैं आप। सर, दिल्ली बनवास काट रहे हैं ना, तो उसमें जो मुद्दे आए थे ना बीच में, वो फ्री बिजली, फ्री पानी का जो आया था, धीरे धीरे लोगों को ये स्कीम समझ में आने लग गया है कि फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन दे किसको रहे हैं? दिल्ली के 80% लोगों को तो ये किसी ना किसी तरीके से देना पड़ रहा है। पैसे भुगतान करना ही पड़ता है। 20% लोगों को ही फ्री होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि एक जगह फ्री दे रहा है। मैं तो आपके माध्यम से ये भी पहुंचाना चाहता हूं कि कितने लाखों हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, जिनकी पेंशन बंद कर दिया, ठीक है, तो वो नहीं दिखता कि वो कौन जिम्मेदार है इन चीजों का तारक जी? दिल्ली सरकार है। मैं आज एक पूर्वांचली हूँ। मैंने आपको बताया कि हजारों लोगों को मैं सेवा कर रहा हूँ। हालांकि मैं मनोनीत हूँ, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलता। मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलता। रात को 1 बजे आने के लिए मुझे पैसा मिलता है क्या? थाने में जाकर लोगों को बैठ के छुड़ाने के लिए पैसा मिलता है क्या? तुम 3-4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेकर के अपने घर में सो रहे हो और जिम्मेदारी सारी मोदी को दे रहे हो। ऐसा क्यों भाई? तुम दिल्ली के लिए तनख्वाह ले रहे हो, दिल्ली के राजा हो, दिल्ली ने तुम्हें बिठाया है तख्तो ताज पे, तो तुम दिल्ली की जनता के लिए काम करो ना। हमारी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, ये एलजी काम नहीं करने दे रहे। जो हम लाते हैं प्रोजेक्ट या हम जो योजनाएं लाते हैं तो मोदी जी लागू नहीं होने देते सर। ऐसी कौन सी एक आधा योजना बताइए जो मोदी जी ने लागू नहीं होने दिया है? चूंकि केजरीवाल जी लागू नहीं होने देते हैं, अच्छा, ठीक है ना। जो अभी जो मेडिकल फैसिलिटी है जो हमारी केंद्र सरकार से आ रही हैं, उन्हें लागू नहीं होने दिया दिल्ली सरकार ने। आयुष्मान योजना और पूरी देश में लागू है। ममता बनर्जी ने लागू नहीं होने दिया। तो ऐसे हैं कुछ लोग जो नहीं लागू होने देते हैं और फिर बाद में गलती मोदी की देते हैं। मोदी देते हैं। हाँ, ठीक है तारक जी, और कुछ लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ मैसेज देना चाहेंगे तारक जी? देखिए, लास्ट में मैसेज में क्या देना चाहूँगा, मैं तो यही देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक लोग इस चैनल को देखेंगे और ख़ास करके दिल्ली में कभी भी आधी रात को अगर हमारी पूर्वांचल की टीम से कोई भी ज़रूरत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, कभी हमारे कोई बच्चे भूखे हों, कहीं बीमार हो, किसी को गलत फंसाया जा रहा हो, तो आप मुझे ज़रूर याद कर सकते हैं। मैं आपका एक भाई हूँ, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और जहाँ आप बोलोगे वहाँ लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद तारक जी आपका। थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात तारक श्रीवास्तव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।